नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए फिर एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे पर आपको बोलना होगा। हम ऐसे ही मुद्दे आपके बोलने के लिए लाते हैं जिस पर और कोई बोलता नहीं है और जिसने बोलना चाहिए उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। हम जानते हैं कि ऐसे मुद्दों पर आप बोलना चाहते हैं, राय रखना चाहते हैं, लेकिन मंच नहीं है और इसलिए मंच बिंदास बोल आपके सामने है। जी हाँ, हम आज का मुद्दा लेकर आए हैं। इस मुद्दे पर देश में पिछले कई दिनों से बहस हो रही है, बल्कि दुनिया में भी हो रही है, लेकिन भारत में इसके एक तरफा एंगल को देखा जाता है और हमारे देश में स्वतंत्रता को स्वैराचार के रूप में जिस तरीके से समझाया और परोसा जाता है, ये इसके समस्या का मूलभूत कारण है। आज के इस मुद्दे में जिसमें हमने आपको पूछा है कि क्या नाइट लाइफ का समर्थन कितना सही, ये आपके सामने पूरा 1 घंटा हम लेकर आए हैं। हमारे साथ 2 विशेष अतिथि भी जुड़े रहेंगे। बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ नोएडा के प्रमुख बाबा धीरज महाराज जी, आपका स्वागत है। धीरज महाराज जी के साथ हमारे साथ प्रदीप माथुर जी जुड़े रहेंगे, समाज सेवी है। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। साथ में आप करोड़ों की संख्या में ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके तक सैटेलाइट के द्वारा और भारत में DTH और इंटरनेट के द्वारा और पूरे दुनिया भर में www.sudarshantv.com पर इस कार्यक्रम को देख रहे आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आपके कॉल लेने के पहले, हमारी चर्चा शुरू करने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। रात को दिल्ली के पॉश इलाके में महिला से छेड़छाड़ की गई। गुड़गांव में देर रात लड़की के साथ बदसलूकी की गई। असम में आधी रात को लड़की के कपड़े उतारने की कोशिश की गई। मुंबई में आधी रात को पुलिस वालों ने महिला से बदसलूकी की। जी हां, आए दिन आज ऐसा ही देखने को मिल रहा है देश के बड़े बड़े शहरों और कस्बों में। क्या कभी हमने सोचा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सोचते भी हैं तो हमेशा यही कि आज देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। देश में आधी रात को गुंडा राज होता है। अब देश में आधी रात को मंचलों की हरकतें बढ़ गई हैं। बस हम इन्हीं लोगों और कानून व्यवस्था को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसके दूसरे पहलू के बारे में सोचा है? जी हाँ, इसका दूसरा पहलू है नाइट लाइफ। समाज के एक छोटे से वर्ग के लिए हम नाइट लाइफ का समर्थन कर रहे हैं। इस छोटे से वर्ग की वजह से ही आज आधी रात को कई अश्लील घटनाएं घट रही हैं। अपने आप को रॉयल कहने वाला ये समाज नाइट लाइफ के ऐशो आराम में मशगूल रहता है। इसी वर्ग की देखा देखी मध्यम वर्ग भी इस नाइट लाइफ में अपने आप को शामिल कर रहा है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा और जरूरतों को भूल जाता है। ऐसे में कई घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। ये बात सही है कि गुंडा राज के खिलाफ समाज के हर वर्ग को आवाज उठानी चाहिए। अगर गुंडा किसी के घर पर हमला करता है या फिर दिन दहाड़े घटना को अंजाम देता हो तो ऐसे में ये एक खतरनाक पहलू है। मगर आधी रात को एक लड़की का घूमना क्या हमारी संस्कृति और समाज को शोभा देता है? क्या हम समाज के एक छोटे से वर्ग के लिए अपनी मर्यादा और संस्कृति से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या हमें इस हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी के लिए और नाइट क्लब में जिंदगी बिताने वाले रईस जादों का समर्थन करना चाहिए? आधी रात को नाइट क्लब में जाने वाली लड़की कितनी आदर्शवान हो सकती है? क्या यही है हमारे समाज की हकीकत? क्या ऐसे ही संस्कार है हमारे समाज के? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा वर्ग है जो देश में वेस्टर्न कल्चर के नाम पर हमारी आदर्शवादी संस्कृति को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इसी पश्चिमी संस्कृति को अपनाने वाले ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। ये रईस जादे आधी रातों को भड़काऊ कपड़ों में अकेले मस्ती में मशगूल रहेंगे तो ऐसे में आप घटना को अंजाम देने वाले लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं? आखिर आधी रात को वो लड़की सड़क पर क्या कर रही थी? अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम तो गुंडागर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी नहीं, हम किसी भी तरह की गुंडागर्दी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इन घटनाओं के एक सही पहलू को आपको बता रहे हैं। आखिर कौन है इन घटनाओं का सही जिम्मेदार? हम घटना के दूसरे पहलू के बारे में नहीं सोचते, बस हम अपनी व्यवस्था और आदर्शवादों को कोसने लगते हैं। आप ही बताइए, कौन सा समाज कहता है कि लड़की आधी रात को अकेले भड़काऊ कपड़े पहनकर घूमे? आपके मन में फिर विचार उठ रहा होगा कि आप तो तालिबानी नियमों की बात कर रहे हैं भारत में। जी नहीं, हमारा मतलब तालिबानी उसूलों का समर्थन करना नहीं है, लेकिन अपने आप को रईस जादे कहने वाले ये लोग ही तालिबान की तरह हमारे समाज में आदर्शवादों को खत्म कर रहे हैं।
जब हम दिखावे के नाम पर अश्लील पश्चिमी संस्कृति की ओर रुख करते हैं तो ये भी तो हमारे समाज में एक तरह का तालिबानीकरण है। ये बात सही है कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी का सपोर्ट नहीं किया जा सकता, मगर नाइट जिंदगी से बढ़ने वाली गुंडागर्दी के लिए कौन जिम्मेदार है? तो फिर क्या हमें ऐसी नाइट लाइफ का समर्थन करना चाहिए? यही है आज बिंदास पोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। ये मुद्दा संवेदनशील है। इस मुद्दे पर अब तक ऐसी चर्चा हुई नहीं है, इसलिए अब इस चर्चा को एक तरफा मत लीजिए, इस चर्चा को दोनों तरफ से समझिए। पूरे घंटा भर हम चिंतन करेंगे। चिंतन के बाद आने वाले कॉल, हमारे अतिथि, आपके एसएमएस, सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया, इसके आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। हम किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चल रहे, उल्टा हमारा कहना है कि दोनों पक्ष सामने आने चाहिए, इसलिए मुद्दा है नाइट लाइफ। अगर नाइट लाइफ की व्याख्या क्या है? नाइट लाइफ की व्याख्या में निश्चित तौर पर रात में किसी सत्संग में जाने की बात नहीं है। ना पूरी देश भर में पिछले अब 10 साल लीजिए, 10 साल में जितनी घटना घटी है जो कि नाइट लाइफ के या नाइट में इस प्रकार के अत्याचार की घटना घटी है, उसमें से एक भी व्यक्ति मंदिर से लौटते हुए, किसी सत्संग से लौटते हुए, भजन प्रवचन से, कार्यक्रम से वापस लौटने वाली नहीं थी। सबसे ज्यादा संख्या 99.5% पब, बार, रेव पार्टी से लौटने वालों की थी। कुछ परसेंट, जो 0.5% है, वो नाइट शिफ्ट में काम करने वाली लड़कियों की थी। ये कौन है नाइट लाइफ जिसको एंजॉय करता है? क्या होता है नाइट लाइफ में? नाइट लाइफ में ड्रग्स, डांस, ऐश कौन करता है? समाज का 0.1% तबका। मैं उसको केवल रईस ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि रईस ज्यादा किसी भी समाज की शान होती है। ये रईस ज्यादे अमीर बापों के बिगड़ेल औलादे हैं। क्या ऐसे बिगड़ेल औलादों के नाइट लाइफ के नाम पर हम समाज के 24 घंटे को खराब करने का रिस्क लेना चाहते हैं? कतई नहीं। मुझे लगता है कि इस पर देश में चिंतन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और इसीलिए आज का बिंदास बोल आपके सामने है। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। इस बात में हम कई पहलू भी जोड़ना चाहते हैं, जिसमें मुंबई में एसीपी वसंत ढोबड़े, इनके ऊपर जिस प्रकार से मीडिया ने और पुलिस के कुछ अधिकारियों ने और समाज के कुछ तबके ने एक तरीके से आरोपों की बौछार की, यह कहा कि ये नाइट लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं और बार पर छापे मारने का विरोध किया गया। क्या पुलिस से आप एक तरफ बार कैसे भी चलते रहे, उसमें कुछ भी होता रहे, इसका समर्थन करेंगे और दूसरी तरफ घट रही घटनाओं का निंदा करेंगे? दोनों चीजें एक साथ कैसी हो सकती है? इस घटना के आधार पर आसाम, दिल्ली, मुंबई, सब जगह घटने वाली घटनाओं को जोड़कर हम आज का मुद्दा आपके सामने लाए हैं। हम आशा करते हैं कि हम गंभीर चिंतन के साथ इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ के प्रमुख बाबा धीरज महाराज जी जुड़े हैं। आपसे मैं पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा। महाराज जी, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे समाज की विडंबना है और इसमें अकेले वही गुनहगार नहीं है, सबसे ज़्यादा गुनहगार है जो इन बिगड़ैल रईसजादों को संरक्षण देते हैं। उसमें पॉलिटिकली उनका भी हो सकता है, या हमारे जो संस्कार हैं घर में वो हो सकते हैं। और तीसरी बात, आज जो समाज में बहुत बड़ी कुरीति है कि जिसके पास साइकिल है वो गाड़ी की कामना कर रहा है और जिसके पास गाड़ी है वो जहाज की कामना कर रहा है। ले सकता नहीं। कामना में प्रॉब्लम नहीं, वासना कर रहा है। न वासना, कामना में तो आप पुरुषार्थ के साथ पाना चाहते हैं, वासना में आप मेहनत के बगैर पाना चाहते हैं। मेरी भाषा में कामना रहेगा तो ले सकते नहीं, ले नहीं सकते, लेकिन उसका गलत प्रयास करते हैं और गलत प्रयास करने के बाद ये नतीजे भुगतने पड़ते हैं। हकीकत में ये जो विदेशी संस्कृति है उसको जब अडॉप्ट किया जा रहा है, बहुत सी चीज़ें इसमें एक से एक चीज़ निकल के आएगी। अब जैसे आज मैं सुन रहा था कि मनरेगा वाला, हालांकि इस टॉपिक से बहुत दूर है बात, हो मनरेगा का चला जी। अब सरकार कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया, बहुत हो गया जी, बड़ा कुछ हो गया। हकीकत ये विदेशों में है कि जो काम नहीं कर सकता था उसको बेरोजगारी भत्ता, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा, क्योंकि जो नेताओं के चाहने वाले घर बैठे हैं और घर बैठे उनको पेंशन लग गई। तो ऐसे करके जहां पॉलिटिकली अगर आज पुलिस अपने विवेक से, सच्चाई से, ठीक से उनको काम करने दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये क्राइम बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई चीज़ खुली है तो उसको उसके तरह से ही चलाया जाए।
अब जैसे गुंडे आप देख रहे हैं कि कैसे बदतमीजी हो रही है, पुलिस कहाँ है? पुलिस के ऊपर पॉलिटिकली या कहीं ना कहीं से कोई दबाव रहा होगा जो अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर के पास चलता हूं, आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी चीज होती है उसके नियम होते हैं। जब भगवान ने इस पृथ्वी को बनाया, सृष्टि को बनाया, तो एक नियम दिया कि रात सोने के लिए है, दिन काम करने के लिए है। जब हम रात में काम करेंगे, रात में डिस्को जाएंगे, पब में जाएंगे और हम प्रकृति के विरुद्ध भी जाएंगे। दूसरा, जो भारतीय संस्कृति है, हमारे मूल्य हैं, जब हम उनको तोड़ेंगे तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। जैसे अभी आसाम में जो घटना हुई, इस घटना में जिस बहन के साथ ये घटना हुई वो एक बर्थडे पार्टी में गई, एक जन्मदिन की पार्टी में गई। अगर ये जन्मदिन की पार्टी हमारे भारतीय संस्कृति मूल्यों के आधार पर होती तो वह 7 बजे सुबह यज्ञ के साथ होती, और वो सुबह 7 बजे यज्ञ के साथ होती तो ऐसी दुर्घटना ना होती जो रात को हुई। जब से हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना शुरू किया, हमारे राजनेताओं ने स्कूलों में यौन शिक्षा को लागू करने की बात करनी शुरू की, और जितने विदेशी संस्कृति को मीडिया के माध्यम से भी परोसा गया, फिल्म के क्षेत्र के माध्यम से भी परोसा गया, और उसके बाद हम कहें कि भारत में ऐसी घटनाएं ना हो तो कैसे ना हो, ये सोचने का प्रश्न। हम एक अलग पहलू यहाँ पर रखा हुआ है और हमारे साथ कई कॉलर अब जुड़ेंगे, हम उनकी बात भी सुनेंगे। सुनते हैं पहले कॉलर की बात। हाँ, बिंदास बोल। हाँ, बोलिए। मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, फरीदुल हसन। ये मैं आपके जो आपने ये सवाल रखा है नाइट लाइफ में जाने के लिए, तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और हमारा हिंदुस्तान जो है शुरू से औरतों के बारे में जाना जाता है कि यहाँ औरतों का क्या सम्मान किया जाता है, लेकिन आज के दौर में ये जो औरतें अंग्रेजी चलन को अपना करके खुलेआम बाजार में और पब में घूम रही है, उसका ये नतीजा है। ये विदेशी ताकत जो है हमारे यहाँ ये ला करके एक ऐसा चीज बो दिया है जिससे हमारे हिंदुस्तान खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, बर्बादी की ओर चला जाए। देखिए, एक दौर था जो आज भी लोग कहते हैं कि हमारे राजस्थान जाना जाता था औरतों के घूंघट की वजह से, तो उनके पैर के नाखून को देखना मुश्किल था। तो वहाँ पे कितनी बलात्कार और कितनी ऐसे हरकतें होती थी पहले। क्या हिंदुस्तान में जब से ये अंग्रेजों का कल्चर आया है। बिल्कुल, धन्यवाद। सऊदी अरेबिया में बैठे भारतीय अपने विचार को किस तरीके से रखते हैं, बड़ा अच्छा पहलू इन्होंने दिया है कि हमारे देश में नारी को शक्ति का रूप कहा जाता है और उसका हमेशा सम्मान होता है, पूजा होती है। क्या उसको नारी कहा जाए जो हवस भरे आंखों के लिए सामान मुहैया कराती है और खुद को एक सेक्स के रूप में थाली में परोसने का काम करती है? क्या वो नारी शक्ति के रूप में पूजनीय है? महाराज, देखिए, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी कि नारी सच में शक्ति है, और अगर वो शक्ति अपनी शक्ति का सदुपयोग करे तो। आप देखिए, सीता माता हुई हैं, दुर्गा माता हैं, जिनकी पूजा की जाती है, वो तो नारी थी ना, नारी स्वरूप थी। लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन है वो अपने एक विवेक से किया। अब आप आम बीजते हो और सोचते हो कि आड़ू लगेंगे, तो हो नहीं सकता। अब आप कपड़े खोल के बाजार में घूम रहे हो, बीज बबूल के बोए, हाँ, तो आम कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? हैं, अब कपड़े तो आप पहनो नहीं और आप ये भी कामना करो कि आपको कोई बोलेगा कुछ नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीजें हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और जो ठीक काम करने वाला है उसको काम करने नहीं दिया जा रहा। हमारा मतलब ये है कहने का। हम दोनों तीनों सारे पहलुओं को, हालांकि बिंदास में हम हमेशा कहते कि स्थिति कारण परिणाम उपाय, उस दिशा में भी इस मुद्दे को लेके जाएंगे, लेकिन हम पूरा सारे मुद्दे पर चिंतन मंथन और मनन चाहेंगे, लोगों का इनपुट चाहेंगे। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए, क्या कहना है? प्रदीप जी के पास चलते। प्रदीप जी, जो मुद्दा यहाँ पर नारी के शक्ति और उसके रूप के बारे में हो रहा था, इस विषय पर, क्योंकि आप भी भारतीय संस्कृति के विचार का समर्थन करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक नारी शक्ति की बात है तो भारत का जो इतिहास है वो नारी शक्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है। चाहे बात हाड़ी रानी की हो, बात पन्ना धाई की हो, बात रानी लक्ष्मीबाई की हो, हम उन सभी की पूजा और सम्मान करते हैं जो भारतीय संस्कृति आदर्शों के अनुसार जिन लोगों ने इस देश में काम किया।
जिन माताओं बहनों ने इस देश के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए अपना बलिदान दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हैं, जो वस्त्रों को पहनना ही नहीं चाहती, चाहे वो पहले रही हो अप्सराओं के रूप में या वो आज के युग में रही हो, चाहे वो फिल्मी हीरोइन रही हो। नहीं, अप्सराओं को भी गाली देना होगा अगर इनको हम अप्सराओं के रूप में बात करेंगे तो उनमें भी शालीनता हुआ करती थी। तो उन लोगों की कभी इस देश में पूजा नहीं हुई। बिल्कुल हकीकत बात वही आ रही है। देखिए, जहां नारी की बात कर रहे हैं, आज आपके देश की प्रथम नागरिक नारी हैं। आज आपका देश चलाने वाली भी नारी हैं। कई सूबे हैं जिनकी मुख्यमंत्री नारी हैं। तो देखा देखी नहीं, मुद्दा नारी की शक्ति के ऊपर हम मान चुके हैं कि नारी शक्ति है, हमारे यहाँ इसका सम्मान है क्या। लेकिन जो मैंने कहा कि वासना भरी, हवस भरी नजरों को, अपने शरीर को उनके लिए परोसने वाली को क्या हम नारी शक्ति कहे, ये मुद्दा है। नहीं, नारी शक्ति हो ही नहीं सकती ना। जब मैं ये कह कॉलर की बात सुनते हैं, क्या कहते हैं। नमस्कार, हेलो, बोलिए। जी, मैं अरब से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मुझे ये कहना है कि सबसे पहली बात तो अपने यहाँ हिंदुस्तान में सिक्योरिटी भी इतनी है, जो वो लोग कमजोर हैं, एकदम बेकार है, उनको रखने से कोई फायदा नहीं है। एक देश एक निहत्ता हिसाब से खड़ा हुआ है। इस वजह जो है ना, जो बाहर के लोग हैं वो भी हाथ मारते हैं वहाँ पर, जो घर के लोग हैं वो भी हाथ मारते हैं। सबसे पहली बात तो वहाँ पे गंदगी बहुत है। सबसे पहले गवर्नमेंट को तो गंदगी साफ करनी चाहिए, उसके बाद वो देश सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो जैसे छोड़कर गए थे गांधी जी, उससे तो अभी बहुत बदतर है। क्या हिंदुस्तान बहुत गिरा है हर जगह। धन्यवाद। आप हमें और कॉलर की बात को लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं सुनते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग के साइट के द्वारा भी आप अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। आप SMS के द्वारा हम तक कई प्रतिक्रिया आज आई हैं, और एक कॉलर से भी बात करते हैं, उसके बाद मैं आपके सामने कुछ SMS और सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया पढ़ूंगा। हाँ नमस्कार, बोलिए। सर, सहमत हूँ कि जहाँ पर वो लड़की गई थी वो अच्छी जगह नहीं थी। वहाँ पे किसी भी तरह के सामाजिक रूप से जिम्मेदार या नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों का अभाव था, के कारण आज समाज को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और मुझे इस बात का दुख है कि बाकी न्यूज चैनल सिर्फ एक ही एंगल को दिखा रहे हैं कहानी के। वह सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि कितने कल्प्रिट है जो लड़के हैं, उनको कुछ ना कुछ सजा तो किसी न किसी तौर पर उस लड़की को भी मिलनी चाहिए, जो आधी रात को वहाँ पे पब में से आ रही थी। धन्यवाद। यहाँ पर एक बात को मैं साफ करना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की 9:30 बजे ही आई थी। 9:30 बजे ज्यादा देर का टाइम नहीं है। ये बाकी भारत के हिस्से के लिए आप कह सकते हैं। आसाम के लिए 9:30 बजे मतलब यहाँ के रात के 11:30-12 बजे का टाइम है, क्योंकि वहां पर सूरज जल्दी ढलता है, वहां सूर्यास्त जल्दी होता है, सूर्योदय भी जल्दी होता है, इसलिए वहां की भी आधी रात है, यही कहना पड़ेगा। SMS पर आए इस सवाल के लिए ये प्रतिक्रिया भेजी है नुपुर ने पुणे से, और एक कॉलर से हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले चलते हम प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, जिस तरीके की समाज की आदर्शवाद की हम अपेक्षा कर रहे हैं, वैसा ना होता देख उल्टी दिशा में जा रहे हैं, और फिर जो गुनाह करने वाला है उसका हम कभी भी समर्थन तो नहीं करेंगे, लेकिन आप उनके लिए मौका परोस रहे। जी भाई जी, जो भारत का इतिहास रहा, संस्कृति रही, परंपराएं रही, एक इतिहासकार हैं प्रोफेसर मैक्स मुलर, वो लिखते हैं अगर किसी देश को अथवा किसी जाति को समाप्त करना चाहते हो, उस देश का इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं को समाप्त कर दो, वो देश खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। आज अपने देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को तोड़ा जाता है, हमारी शिक्षा पद्धति को बदला जाता है, हमारी भाषा को बदलने का प्रयास किया जाता है। स्कूलों में योग शिक्षा की बात को छोड़कर यौन शिक्षा की बात की जाती है। स्कूलों से रामायण और महाभारत को समाप्त कर दिया जाता है, और इस देश में फिर भी पूछा जाता है कि भगत सिंह के आतंकवादी जीवन का विश्लेषण कीजिए। ऐसी शिक्षा पद्धति इस देश में दी जाती है। और उसके बाद हम सोचें कि जो देश का युवा है, जो इस देश की युवा पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, वो सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जिए। गांधी जी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज, उसमें गांधी जी लिखते हैं कि मैं मांस खाता था, दुराचार करता था, मेरे में लाखों कमियां थी, लेकिन मैंने एक दिन गलती से सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा, मैंने मांस खाना छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया। जब एक सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक महात्मा गांधी जी के पूरे जीवन को बदल सकता है, तो इस देश का जब युवा बचपन से जवान होता है, वो कितनी बार बलात्कार के सीन टीवी पर देखता है, वो कितनी बार हत्या के सीन उस टीवी पर देखता है,
और उसके ऊपर भारतीय सरकारों को कोई चिंतन नहीं होता, कोई मनन नहीं होता, उनके मनों पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता होगा, ये भी एक मुद्दा। बिल्कुल, मुन्नी कितनी बार बदनाम होने के लिए उसको आह्वान करती है जी, और चोली के पीछे क्या है उसको कितनी बार पूछा जाता है। एक 10 साल की उभरती हुई आयु के तरुण को, युवा के पहले अवस्था में ही कितनी लालच वासना की परोसी जाती है और उसको फिर भी हम आदर्शवाद के चरित्र की अपेक्षा करते हैं। यह कितना सही है, ये व्यवस्था ही गलत है, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। एक कॉलर और अपनी बात को कहेंगे, बोलिए। हाँ, वो जो बोल रहे हैं कि नागर समाज, नगर नागरिक और नागर जो होता है, उन्होंने सबसे पहली बात ये है कि अंग हिंदी है, हिंदी भाषा मातृभाषा है। हिंदी में अंग क्या होता है? पहले हमारे देश में, हम लोग अपने देश में महिलाओं को, हमारी धर्म विष्णु माताओं को अंग के बारे में पता नहीं है। इस अंगों को क्या कहते हैं? अंग, इसके बाद गुप्तांग होता है। आज गुप्तांग को जो गुप्त रखा जाना चाहिए, जो स्वर्गीय गुप्तांग उसे छुपा कर रखा जाना चाहिए था, जो एक मर्यादा मानी जाती थी। आज भूगोल में कहा जाता है, भूगोल में महिलाएं अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। तो देश जानता है, भारतीय लोग जिसके हृदय में फूट करके भारतीयता भरी है, वो जानते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम कहेंगे कि अच्छे नेटवर्क में आकर बात करें तो शायद आप अपनी बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से पहुंचा पाएंगे। आपकी बात हम प्रभावी तरीके से रखने के लिए उसको विदाउट एडिट सीधे लाइव दिखाते हैं। अब हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और यही मुद्दे पर बातचीत जारी है, बिंदास बोल भी जारी।